जहां पर रोके थे इसको सुपर डायगोनल की चर्चा पर, उसी में नोट लिखना। नोट, ये बताओ, जब मैट्रिक्स बनाई गई थी, जैसे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। तो इसमें कहा गया था जहां पर रो और कॉलम सफिक्स दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट है। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन जहां पर जो कॉलम सफिक्स है वो रो सफिक्स से एग्जैक्टली एक ज्यादा हो रहा है, इसको सुपर डायगोनल कहते हैं। अगर मैट्रिक्स 4x4 की है तो सुपर डायगोनल पर कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? 3। 5x5 की होगी तो कितने नजर आएंगे? 4। यानी n/n की होगी तो सुपर डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? n-1 होगी। इसी बात को लिखिए ना, लिखना नंबर ऑफ सुपर डायगोनल, नंबर ऑफ सुपर डायगोनल number of super diagonal elements in square matrix, in a square matrix, in a square matrix, in a square matrix of order n, of order n is n-1. Number of super diagonal element in a square matrix of order n is n-1. 2 मिनट अंश का रोक दो, 2 मिनट इसको रोको। चलो, इसके बाद फिर लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके डबल स्टार बनाना फिर से एक बार। ठीक, अब जरा ये नीचे वालों को देखो, इनको जो डायगोनल के जस्ट नीचे बैठे हैं, अगर इनकी बात करें तो सोचो इनके लिए स्ट्रक्चर कैसा है? कॉलम सफिक्स 1 और रो सफिक्स कितना है? 1+1। इनके लिए बात करें तो इनका कॉलम सफिक्स 2 और रो सफिक्स, अच्छा कॉलम सफिक्स, रो सफिक्स, इसका मतलब अगर कॉलम सफिक्स जे होगा तो रो सफिक्स j+1 होगा। ऐसे एलिमेंट जिस लाइन पर बैठते हैं डायगोनल के ऊपर सुपर डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले को सब डायगोनल बोला जाता है, और ऐसे एलिमेंट सब डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। गौर करो, दोनों की संख्या बराबर बैठेगी, ऊपर 3 तो नीचे भी कितने रहे? 3। इसका मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स में सब डायगोनल एलिमेंट की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है? n-1, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n है। लिखना इसी बात को। लिखो, द लाइन along which, the line along which, the line along which elements of the form, elements of the form, elements of the form a j+1 j, ठीक, ये कॉलम सफिक्स है और रो सफिक्स एक ज्यादा होगा इससे, ए j+1 j, ठीक, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, लाइज, लाइज इज नोन एज, जानी जाती है, इज नोन एज सब डायगोनल लाइन, सब डायगोनल, सब डायगोनल लाइन, नोन एज सब डायगोनल लाइन, ठीक, एंड एलिमेंट्स, and elements a j+1
जे, जहां पर जे वेरी करता है 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक, ठीक, आर नोन एज, जाने जाते हैं, आर नोन एज सब डायगोनल एलिमेंट, सब डायगोनल, known as subdiagonal elements, subdiagonal elements of कैपिटल ए। ये हमारी मैट्रिक्स के सब डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नोट कर लो, ठीक। नोट में फिर वही बात कि सब डायगोनल एलिमेंट्स की संख्या भी कितनी होती है, n-1 होती है। उसे नोट में लिख देते हैं। नोट, number of subdiagonal element, number of subdiagonal elements in a square matrix, in a square matrix of order n, of order n is equal to n-1, is equal to n-1। किसी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स में सब डायगोनल एलिमेंट की संख्या भी हमेशा n-1 होती है। नोट कर लो। हो गया। अब एक स्ट्रक्चर से समझना, सुनो। जैसे हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, A11, A12, A13, A14, A15, अगला A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45, लास्ट A51, A52, A53, A54, A55। अगर हमने ये गिने कि डायगोनल के ऊपर टोटल कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो गौर करना, डायगोनल को पहले निकाल दो, डायगोनल को पहले निकाल दो और अब 1 बाई 1 एलिमेंट गिनते हैं। तो डायगोनल जब मैंने पूरा निकाल दिया तो यहां टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, ठीक। यहां कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, यहां कितने, 2, और यहां कितने, 1, और उसके बाद डायगोनल शुरू हो जाता है। तो यानी ऊपर से नीचे आने के दौरान हम ये देख रहे हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, अगर आपकी मैट्रिक्स 5 बाई 5 की है तो पहला एलिमेंट तो डायगोनल में खप गया, तो एग्जैक्टली बचे कितने, 5-1 यानी कि 4 बचे। तो आप 4 से शुरू कर रहे हो, फिर अगला 3, फिर अगला 2, और खत्म कहां पर हो रहे, 1 पर, क्योंकि उसके बाद वाले एलिमेंट फिर डायगोनल में खप जा रहा है, ठीक। अच्छा, ऐसे ना गिनना चाहो तो आप ऐसे भी गिन सकते हो, इस तरीके से कट लगाना शुरू करो। कितना एलिमेंट हुआ, 1, ये टोटल कितने एलिमेंट, 2, ये टोटल कितने एलिमेंट, 3, और मुझको पता है डायगोनल के ठीक ऊपर सब डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। तो हम पूछे डायगोनल के ऊपर टोटल कितने एलिमेंट आए किसी 5x5 की मैट्रिक्स में, तो है 1, एग्जैक्टली इतने एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लाई करेंगे, हाँ या ना। अब यही बात हम कर देते हैं n बाई n की मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो डायगोनल के ऊपर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन प्लस n-1, हाँ या ना। दैट इज इक्वल टू कितना, n इंटू n-1 अपॉन कितना, यही इतने होंगे। और मुझको पता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर जितने एग्जैक्टली डायगोनल के नीचे भी उतने ही, तो इसका मतलब डायगोनल के नीचे वालों की संख्या होगी n इंटू n-1 अपॉन कितना, वो हो गए डायगोनल के ऊपर, ये हो गए डायगोनल के नीचे, और ऑन द डायगोनल एग्जैक्टली कितने, n। टोटल मैट्रिक्स में n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, देखो क्या इनका जोड़ n स्क्वायर बन रहा है कि नहीं,
तो ये हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन कितना 2 और प्लस कितना हो गया n, आधा आधा जुड़ करके एक हो गया, तो ये हो गया n इंटू एन माइनस वन और प्लस कितना n, दैट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस n, ये कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू, बात सही है, ठीक, सारी काउंटिंग सही। किसी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स में टोटल n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं और यहां पर जोड़ने पर पता चल रहा है कि टोटल कितने निकल के आए n स्क्वायर, यानी पार्टीशन ये हुआ डायगोनल के ऊपर n इंटू एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट, डायगोनल के नीचे n इंटू एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट और डायगोनल पर कितने एलिमेंट n एलिमेंट, लिखा जाए इस बात को। चलो लिखना, हेडिंग डाल दो, हेडिंग क्या, डबल स्टार करके लिख दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें लिखना above the principal diagonal, above the principal diagonal, above the principal diagonal, above the principal diagonal, ठीक, कितने होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n माइनस वन, यानी इनका जोड़ कितना हुआ n इंटू एन माइनस वन अपॉन कितना, लिखा जा सकता है। अब बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल कर लेते हैं, ठीक, सिमिलरली below the principal diagonal, below the principal diagonal, diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n माइनस वन, रिजल्ट विल बी n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और डायगोनल का हम लिख चुके हैं कि एग्जैक्टली डायगोनल पर कितने एलिमेंट होते हैं n, मिटाया जाए, एक काम याद आ गया, 1 मिनट बस ऐसे, ठीक, स्टार बना करके एक मैट्रिक्स बना लो, 7x7 की बनाना थोड़ा अच्छा रहेगा, या सुनो 7x7 की बनाओ या फिर वो 6x6 बना लो, कम कर देते हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A51, तो यहां पर A61, A52, A62, A53 और यहां पर A63, A54, A64, फिर A55, A65, A56 और A66, ये रहे 6x6,
5x5 पे भी काम कर देते हैं, जानबूझ करके 6x6 बनाए, बड़ी रहती है, अच्छा दिखता है, मतलब साफ सुथरा एक डायगोनल खींच लो आप। जरा एक चीज गौर करना, तुम इन पे निगाह डालो, ये इन पर निगाह डालना। अब वो थोड़ा हम तिरछा मिर्चा खींचे हुए हैं, उस पर मत जाना, भावनाओं पर ध्यान दो बस खाली। अगर सफिक्स का जोड़ करें तो यहां 6 1 7, 5 2 7, इधर 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 6 1 7, मतलब जितने भी एलिमेंट लिखे गए सबके सफिक्स का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, यानी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 6x6 की, और हम देख रहे हैं कि इन सभी के लिए i प्लस जे इज इक्वल टू कितना बैठ रहा है, 7। अब यही बात सोचो, अगर ये मैट्रिक्स 7x7 की होती तो आप लास्ट में लिखते फर्स्ट रो 7th कॉलम, और तब कितना आता, 8 आता। तो अगर ये मैट्रिक्स n/n की होती तो ये कितना आता जोड़, i प्लस जे इज इक्वल टू n प्लस 1। तो किसी दी गई मैट्रिक्स में, किसी दी गई मैट्रिक्स में वो लाइन जिसमें बैठे हुए एलिमेंट के रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक ज्यादा होता है, उसको हम लोग नॉन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। और ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ, लिखना इसी बात को, द लाइन अलोंग विच एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, डबल स्टार बना करके लिखना, द लाइन along which the line along which elements of the form elements of the form elements of the form aij aij। भाई एलिमेंट का टाइप हम aij ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको सीधा कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। गौर करो, ये 5 बढ़ गया, ये वाला कितना बढ़ा, 3 ही बढ़ा, नहीं ये सॉरी, ये 5 आगे है, ये 3 आगे है, ये 1 ही आगे है, ये 1 कम हो गया, ये फिर से कम हो गया। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, तो हम रो और कॉलम सफिक्स के जोड़ कर बता देंगे कि आखिर इनका सम कितना आ रहा है। द लाइन अलोंग विच, वो लाइन जिसके अलोंग वो एलिमेंट बैठते हैं जो दिखने में ए आई जे है, लेकिन सच दैट कैसे हैं कि आई और जे यानी रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ कितना आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है। ठीक, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक, लाइज लाई इज नोन एज जानी जाती है, इज नोन एज नॉन प्रिंसिपल, नॉन प्रिंसिपल, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ कैपिटल ए, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ कैपिटल ए। इस लाइन को हम लोग दी गई मैट्रिक्स की नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कहते हैं। हो गया, मिटाए जाए। प्रॉब्लम लिखना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन तुम लोगों को बीएससी में करवा चुके हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम
number of distinct entries, maximum number of distinct entries. What is the maximum number of distinct entries in a matrix? In a matrix capital A is equal to matrix A I J of order n by n, ठीक, in which जिसमें कि ए पी क्यू इज इक्वल टू ए आर एस, ए पी क्यू इज इक्वल टू ए आर एस वेन एवर, जब कभी, वेन एवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, क्वेश्चन मार्क। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक शर्त लगा दिए कि आप जब जब रो और कॉलम सफिक्स का सम आपस में बराबर हो जाए, किसी दो एलिमेंट के लिए रो का और कॉलम सफिक्स का जोड़, ए पी क्यू में पी रो सफिक्स, क्यू कॉलम सफिक्स, ए आर एस में आर रो सफिक्स और एस कॉलम सफिक्स करें, अगर किसी भी दो एलिमेंट के लिए रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ बराबर हो जाए तो वो दोनों एलिमेंट सेम भर दिए जाएंगे, ठीक। अब किसी n बाई n की मैट्रिक्स में तब ऐसे केसेस में आप कितने मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट भर सकते हो, टोटल कितने डिस्टिंक्ट मैक्सिमम एलिमेंट आप भर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक मैट्रिक्स बना ले रहे हैं, सॉल्यूशन देखना। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बना रहे हैं A11, फिर कितना A12, इस तरह से A13 अप टू सो ऑन, चलते चलते, तीन शुरू में लिखे ना, तीन लास्ट के दिखा दे रहे हैं, तुम लोग चाहे तो कम बना लेना, हम बना करके केवल दिखा रहे हैं। तो ये होगा A1 कितना n-2, फिर A1 n-1 और A1n। सहमत हो कि नहीं सहमत हो। इसी तरीके से A21, A22, A23 अप टू सो ऑन, चलते चलते A2n-2, A2n-1 और A2n, A31, A32, A33 अप टू सो ऑन A3n-2, फिर A3n-1, A3n लिखा जा सकता है। अब ये ऑनवर्ड ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। आखिरी रो नहीं लिख रहे जानबूझ करके, फिर हम तीन लिख रहे हैं, तुम कम ही लिखना, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाली n, उसके ऊपर n-1, तो ये n-2, तो ये है A n-2 1, ये A n-2 कितना 2, ये होगा A n-2 3, और इस तरीके से चलते हुए A n-2 और यहां भी कितना n-2। सहमत हो कि नहीं, डायगोनल पर आएगा ये एग्जैक्टली, ठीक। ये कितना होगा A n-2 और n-1, और ये कितना होगा A n-2 और n, फिर A n-1 1, A n-1 2, फिर A n-1 3 अप टू सो ऑन, चलते चलते A n-1 n-2, यहां पर A n-1 और n-1, और यहां A n-1 फिर n, लास्ट सबसे लास्ट A n-1 A n-2 A n-3 अप टू सो ऑन A n-2 A n-1 A n-n। ये बन गई मैट्रिक्स n बाई n की। जानबूझ करके इतनी बड़ी बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाने की।
बताएं। एक चीज गौर करो, कह रहे हैं आप दो जगह पर सेम एलिमेंट भरना, लेकिन रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ जिनके लिए बराबर हो उन्हीं के लिए। तो हम ये देखते हैं 1 + 1 2, और कहीं पर रो और कॉलम का जोड़ दो न बैठने वाला नहीं है, तो ऐसे इसको कट किया हल्का सा। ये मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर। तो ये बताओ यहां पर अकेला है तो 1 एंट्री, एक ही एंट्री भर देंगे कि नहीं। ये बताओ यहां पर 1 और 2 3, और 2 और 1 3, दोनों जगह रो सफिक्स बराबर, सॉरी रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ बराबर, तो यानी इन दोनों जगह पर सेम एंट्री भरी जाएगी। जो यहां भरोगे वही यहां भरोगे, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के इन दोनों जगह पर भी कितनी एंट्री, 1 एंट्री। एक एंट्री यहां भी हो गई। इसी तरीके से 3 1 4 2 2 4 3 1 4, तो यहां 3 की जगह पर कट पर ये भी कितनी एंट्री, 1 एंट्री। सहमत हो कि नहीं। और इस तरीके से करते 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 जरा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वाले देखना, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, या उसके जस्ट एक ऊपर देखना चाहो तो उसके जस्ट एक ऊपर देख सकते हो। इनका जोड़ कितना कितना, n, 1 + n-1, 1 1 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर 2 + n-2, ठीक। तो सोचो ऐसे कट लगा रहे हैं ये, अच्छा कहां पे ये कहां से आएगा, गुजरेगा कहां से वो देखना। इधर कितना छोड़ा, एक लोगों को, तो इधर देखना n-1 + 1 कितना आया, 1 कि n, n आया। अच्छा इसके बाद फिर n-2 + 2 ये भी कितना आया, n, ठीक। और ये नहीं, तो ये यहां से आएगा और ये ऐसे, ये रहा कि नहीं रहा, कितनी एंट्री, 1 एंट्री। क्लियर हुआ, ठीक। अब इसके बाद फिर इनका हाल देखो, n+1, n+1 यहां पर, और इनका जोड़ n+1, इनका जोड़, ये कौन वाले हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वाले। तो इन सबको यहां से, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, कितना हो गया, 1 एंट्री। क्योंकि इन सब में रो और कॉलम का जोड़ बराबर है, तो एक एंट्री यहां भर देंगे, एक एंट्री इन दोनों जगह पर, एक एंट्री इन 3 जगह पर, एक एंट्री इसमें 4 जगह पर, ऐसे ही भरते चले जाएंगे। कंफर्म। अब यही काम पीछे वाले से, अब यही काम कहां से होगा, नीचे से। लेकिन पहले इनको जोड़ दो, टोटल कितने हुए, ये टोटल n हुए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। अगर आपको ये दिक्कत है मैंने कितनी लाइनें खींची, तो आप उसका नकल मार सकते हो। ये बताओ यहाँ पहला सफिक्स क्या है, 1, एक लाइन, यहाँ 2 तो 1 1 2 लाइन, यहाँ 3 1 2 3 लाइन, तो यहाँ गौर करो लास्ट में कितना है, n, तो टोटल कितनी लाइनें हो गई, n लाइन हो गई। तो इसका मतलब हमने अब तक हम टोटल कितनी एंट्री भर चुके हैं, अब तक हम भर चुके हैं 1 + 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन +1, और ये कितनी बार, n टाइम्स। तो मैंने अब तक टोटल n डिस्टिंक्ट एंट्री भर दी है। क्लियर हुआ। अब पीछे से आओ, यहां से इनका हाल देखना। ये बताओ, अपने दिमाग से ऐसे सोचना, जब आप ऊपर से उतरते हो तो आप ऐसे डायगोनली उतरते उतरते डायगोनल तक टच डाउन करते हो, तो आप कितने हो गए, तो यहां तक टोटल n एलिमेंट है कि नहीं है, तो इसके जस्ट नीचे कितने एलिमेंट होंगे, n-1 भी है, तो टूटेगा नहीं, अब ऐसे भरे जाएंगे, तो इसका मतलब यहां कितनी एंट्री, ठीक। और इन दोनों जगह पर गौर करना, n-1 + n कितना आता है, 2n-1, और यहां कितना आ रहा है, n + n-1 कितना आ रहा है, 2n-1। देखो दो लोग कटे कि नहीं कटे, तो एक एंट्री यहां और इन दोनों जगह पर सेम एंट्री एक। अब की बार गौर करना, n-2 + n कितना आएगा, 2n-2, ठीक है। और यहां बताओ n-1 + n-1, 2n-2, और यहां पर बताओ फिर से एक एंट्री, हाँ है ना। और ये ऐसे करते 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 ये जो यहां वाला है ना, इससे ऐसे गुजार देंगे, तो एक एंट्री यहां पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये टोटल कितने आएंगे, n-1 आएंगे, क्योंकि डायगोनल तक मैंने n ले लिए हैं, अब उसके नीचे वाले में केवल n-1 तक के बचेंगे, तो उधर हो गए n लोग, इधर हो गए n-1 लोग, मतलब मैंने टोटल भरा n + n-1, दैट इज इक्वल टू 2n-1। इतनी ही डिस्टिंक्ट एंट्री आप भर सकते हो बस। क्लियर हुआ। अब बोलो अनस, कहां कंफ्यूज हो, कुछ तो कंफ्यूजन है, हाँ नहीं है, चले फिर लिखाया जाए। अब तुम लोग कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनाओगे, बना डाले हो पूरी, ना बनाए हो तो बना लो, नहीं तो जो छोटा वोटा करना हो इसको काट पीट करके छोटा कर दो।
हम तो समझाने के लिए इतनी बड़ी बनाए हैं यार, बस खाली ना, मुझको बनाने की इतनी बड़ी जरूरत थोड़ी थी। ऐसे लिख करके ना, ऐसे यहां पर हम बता देते हैं टोटल एन, और यहां पर ऐसे लिखते 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 1। ठीक, यहां पर ऐसे टोटल, ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये भी आ रहा है, तो ये हो गए टोटल n-1। ऊपर वाले ये टोटल n, उधर वाले टोटल n-1। रो कॉलम सफिक्स का जोड़ जैसे बराबर होगा सेम एंट्री, तो यहां ऐसे चाहे तो लिख देते ना, सेम एंट्री, सेम एंट्री, ऐसे हम सेम लिख रहे हैं। ठीक, सेम एंट्री, बस ऐसे लिखते चले गए। लास्ट टाइम वही गोचेंगे हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, बन जाए तो बताना। इसमें हम सारी बुकलेट वगैरह निकाल करके रख दिए हैं। जैसे जैसे इसमें थ्योरी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एग्जाम वाले सवाल इसमें उठा करके लगाते चले जाएंगे। ये नोट्स जो अभी बना रहे हो, मैट्रिक्स और ये ग्रुप थ्योरी वाली ना, इसको संभाल करके रखे ना, एमएससी खत्म करने के बाद सीएसआईआर नेट में काम देगी, और काफी काम तुम लोगों का आसान हो गया रहेगा। एक बार लगभग लगभग मान के चलो, कुछ नहीं 30% तो पढ़ ही चुके होगे, 30% पढ़ चुके हो, बाकी सब एमएससी से पढ़ लोगे। तो माँ अगर सही सलामत मेहनत कर ले गए, तो एमएससी अपीयरिंग में जब एग्जाम दोगे तो चांस रहेगा पार हो जाने का, चांस वहां पर बना रहेगा, क्योंकि एक बार पूरा बेसिकली तो पढ़ ही ले रहे हो सब कुछ, और इसके बाद फिर सवाल भी उसी लेवल पे हो जा रहे हैं, सवाल हम सारे करवा देंगे, सवाल की भी दिक्कत नहीं है। मिटाया जाए, ऊपर का मिटा रहे हैं, इसमें लाइन लिखना। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, so total number of distinct entries in capital A, so total number of distinct entries in capital A, so total number of distinct entries in capital A is equal to 1 plus 1 plus up to so on plus 1 n times, फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, कितनी बार, n-1 टाइम्स, और टोटल हो गया 2n-1। यानी किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स में इस शर्त के साथ आप एग्जैक्टली 2n-1 मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री भर सकते हो। बीएससी का 3rd ईयर, हाँ आया तो है, आया हुआ है, मुझको तो यही पता है कि आया हुआ है, लेकिन बताए नहीं कोई परसेंटेज कितना बना ना। नहीं नहीं, आ गया, रिजल्ट आ गया मेरे ख्याल से, रिजल्ट आए अप्रॉक्सीमेट हो गया हफ्ते 2 हफ्ते के लगभग हो गया रिजल्ट आए। एक दिन शेयर हुआ था ग्रुप में ना, तो हम जाने थे कि रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन कोई बताया नहीं कितना आया है, कोई नहीं बताया, सब महान है, जाने क्या करेंगे छिपा करके।
वो दौर चला गया ना। एक दौर वो भी हुआ करता था, रिजल्ट आता था तो सब पहले भाग भाग करके कॉलेज पहुंचते थे। एक जमाना वो भी हुआ करता था ना। हाई स्कूल वगैरह का रिजल्ट आता था तो कॉलेज में भीड़ लगती थी। तब जब पेपर में रिजल्ट आता था तब 5 रुपए का वो नॉर्मली पेपर मिलते थे 1 रुपए से 1.5 रुपए में। लेकिन जिसमें हाई स्कूल का रिजल्ट आता था, इंटर का रिजल्ट आता था, वो पेपर मिलते थे 5 से 7 से 10 रुपए तक जाते थे। और उसमें सब चंदा लगा करके खरीद लेते थे। और वहां बस अड्डे के बाद हम लोग देखे, हम लोगों का ऐसे आया हुआ था। तब इंटरनेट आ गया था, हम लोगों के टाइम में इंटरनेट आ गया था। लेकिन कोई भी चीज खत्म होने में टाइम लेती है, इतनी जल्दी नहीं खत्म हो जाता है। तो वहां पर पेपर आया। उसके बाद डिवाइडर नहीं बना हुआ था, बल्कि वहां पर एक जगह पर ऐसे खंबा टाइप का छोटा सा था, जैसे ईंटा उंटा रख दिया गया हो वैसे इधर उधर जाने के लिए बस। डिवाइडर तो बहुत बाद में अब जा करके बना हुआ है, डिवाइडर नहीं था। वहां एक आदमी उसी पे खड़ा हो गया पेपर ऊपर ले करके। उसके बाद हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, जाने पास हुए कि फेल हुए, जाने पास हुए कि फेल हुए, अलग अलग। अरे उसके नारे मुझको याद नहीं है, अलग अलग नारे लगाते थे ना। एक तो वो ठेठ हिंदी में कुछ बोल रहा था, आ, लेहन भैया भूलटनिया छुए ना आसमानवा, ऐसे कुछ करके हुआ था ना। सब हंसी, और जिसका रिजल्ट था उसकी सांस हटकी हुई, बाकी लोग हंस रहे हैं। फिर 5 रुपए का दिया उसने पेपर, उस पर रिजल्ट हो जा रहा था, टिक 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 टिक। तब तक ये हुआ कि भैया नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, आधी सांस ऊपर आधी नीचे हो गई। अब छपा तो था लेकिन इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में कौन दिख रहा है। एक तो इधर पता चले, जब तक हम 4 देख रहे हैं अपना रोल, तब तक 3 नजर आने लगा एक धक्के में हमको। भाग करके आए साइबर कैफे में। साइबर कैफे में भयंकर लाइन लगी थी। तुम ताजुब मानोगे, साइबर कैफे में जो लाइन थी, यहां से खड़ा करो और गणपत साहब वाली गली, इतनी भयंकर लाइन थी। गणपत साहब वाली गली जो चढ़ रही है, इतनी भयंकर, मतलब मान के चलो उस लाइन में मरी हालत में 70 लड़के लगे होंगे, मरी हालत में। मोबाइल पे साइट वाइट बैठ गई थी, मोबाइल पर 2G वाला तो सिम चल रहा था। 2G वाले सिम में कितना तगड़ा नेट चलेगा। और तब इतना ज्यादा वो भी नहीं थे कि लोग मोबाइल में उसको चेक कर रहे हो। सब धड़ 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 देखे ओके। जब हाथ में आया, जब तक वो नंबर टाइप करते रहते ना, तब तक सांस ऊपर नीचे होती। जब प्रिंट निकलता है खिच 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 खिच, उसके बाद उस पे कंप्यूटर पर दिख गया रहता है कि चलो पास हो गए। तो मनाते हुए सारे देवी देवता अब प्रसाद चढ़ाएंगे, ये हो गए, चले आते थे घर। दौर था वो भी। अब अच्छा, तब रिजल्ट आने के बाद फिर जीआईसी जाना होता था कि चलो टीचर से मिल करके आते हैं, सर मेरा इतना रिजल्ट है। टीचर सारे उस दिन वहां बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि लड़के आएंगे आएंगे। आज टीचर इंतजार करता रहे, लड़के कुछ नहीं आएंगे ना, इंतजार करते रहे, कोई नहीं आने वाला है। दौर इसीलिए कहते हैं ना, हर दौर की अपनी महत्ता होती है। इस दौर की भी अपनी महत्ता है, उस दौर की भी अपनी थी। इस दौर में टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो रहा है। काहे आएगा, एक फोन कॉल करेगा, सर हम पास हो गए सर, दांत चिगार लिए सर, देख भी नहीं पाए कि तुम्हारी खुशी कितनी है, चले गए। हम लोग तो जाते थे खुशी मनाते हुए खूब अच्छे से। फोटो सेशन होता था, फोटो सेशन होता था बाकायदा। सीबीएसई बोर्ड होता, यूपी बोर्ड वाले तो बंद कर दिए ये चलन पूरे तरीके से। अरे पहले हम लोग एमएससी में थे, एमएससी वाले में जैसे पार्टी वार्टी तो बहुत बाद का कल्चर आया। ठीक, हम लोग गेट टुगेदर पार्टी पा गए थे। मतलब हम लोगों ने दी हुई थी, मिली नहीं थी हम लोगों को। हाँ, दिए हुए थे, मिली नहीं थी। तो एमएससी में होता था, इससे भी पहले वाले में जो हम लोगों के भी सीनियर रहे, उसमें क्या होता था, पार्टी वार्टी नहीं थी। तो उसमें ये होता था कि टीचर्स, जो एक क्लास टीचर एक प्रिंसिपल, दो लोग। और या तो एमएससी में जैसे कई पेपर हैं तो एमएससी में सारे टीचर, ये बीएससी वालों का हाल बता रहे हैं, ऐसे बैठ जाते कुर्सी लगा करके। उसके पीछे एक बेंच रखी जाती थी ऊंचे पे, उसमें वो बैठते थे। अच्छा, चलन भी बड़ा अच्छा था, पैंट शर्ट वाला जो था, एकदम लंबे चौड़े पैंट, अमिताभ बच्चन का बेल बॉटम वाला, बैठ करके फोटो खिंचाई जाती थी। आज भी जिसके पास वो पुरानी फोटो देखोगे ना, आज भी पड़ी हुई है। प्रिंट क्वालिटी बड़ी अच्छी उन फोटोज की भी होती थी। लेकिन जो संभाल के रखा होगा भाई, मेरे पास मेरी 8th की फोटो ऐसी रखी हुई है संभाल करके। लिखना, आ, हाँ, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक। अब चाहे प्रॉब्लम लिखो और चाहे ना लिखो, केवल ऐसे रफली अंदाज में सुन लो, इसी के बेसिस पे बता रहे हैं। ये बताओ, अभी मैंने कहा कि अगर मैट्रिक्स n बाई एन की है, अगर मैट्रिक्स कितने की है, n बाई एन की, तो इस शर्त के साथ कि ए पी क्यू इज इक्वल टू ए आर एस वेन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, इस शर्त के साथ मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री मैक्सिमम संख्या में भरी जा सकती है, वो है 2n-1। तो अगर हम पूछ लें कि एक मैट्रिक्स है 6/6 की, मैट्रिक्स कितने की, 6/6 की, उसमें एक शर्त लगा दी गई कि ए पी क्यू और ए आर एस आपस में एक बराबर भरे जाएंगे जब जब इनके रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ बराबर होगा। तो उसमें मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट भरे जा सकते हैं,
जवाब है 6 दूनी 12 और 1 कम 11। तो अलग से सवाल नहीं बना रहे हैं, सबसे जनरल सवाल बनी गया बेमतलब का ना, उसमें खाली किचिर किचिर करके बढ़ाएंगे उसको। हाँ, बारिश में ऐसे ही तो होता है, बारिश वारिश में जहां बालू वालू पड़ी रहती है, छोटे बच्चे चप्पल पहन करके चिप 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 करते रहते हैं, तो उसका पानी निकल करके आता है बालू में से। किए हो? किए हो? अच्छा, वो किए हो, उसमें फंसे हो। गांव में घूर होता है, गोबर ओबर जहां इकट्ठा किया जाता है काफी ज्यादा, उसको घूर बोलते हैं। घूर में कभी चप्पल फंसी है? नहीं फंसी है। घूर में पैर रख दो, जैसे दलदल धंसता चला जाता है, उसके अंदर अगर चप्पल फंस गई ना, फिर पुरानी चप्पलें वो जिसमें फीता लगा होता था, खट अभी भी तो वही आती है, कौन सी पुरानी, ऐसे खींचो तो निकल जाता था। हम एक बार ऐसे निकाल दिए, घर पे डर रहे हैं कि यार अब तो मार खाएंगे, और भयंकर तरीके से मार खाएंगे, क्योंकि उस पे चढ़े क्यों जा करके, हम चढ़ गए हुए थे। फिर गए डंडा वंडा लेकर के आए, उसको डंडे से निकाल रहे हैं, टूट गया उसका फीता, उसी में टूट गया फीता, वो निकल आया ऊपर से। हम सोचे कैसे निकाले, बड़े मन मार करके ये दाग पे रख के एक हाथ डाले, पूरा खींच करके उसको निकाले, यहाँ कंधे तक गोबर से सना हुआ था। बाद में जा करके तालाब पे नहाए तब घर आए। फिर बहुत कूटे जाते उस दिन। लिखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, नोट लगाना, नोट, नोट में लिखो। व्हेन वी फाइंड, बोल दे रहे लिखो, व्हेन वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, व्हेन वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, when we find maximum number of distinct entries, ठीक, then all the entries on a line, then all the entries on a line are same, all the entries on a line are same but different from other line, but different from other lines, but different from other lines। मतलब समझो इसका, जैसे A11, A12, A13, A14, ठीक, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, फिर A41, A42, A43 और A44। करें, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज उस रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो अभी हमने लगाई थी कि रो और कॉलम के सफिक्स का जोड़ आपस में बराबर बैठे तो आप सेम भर दो, इसके साथ अगर हम निकालने जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, तो जो आपकी एक लाइन आती है उस पर जितनी एंट्री है वो सब सेम भरी जाती है। हम लोग भी तो यही किए, एक एंट्री भर दी, इसके बाद 2 1 3, 2 1 3, तो इन दोनों पर हमने कैसी एंट्री भरी, सेम एंट्री भरी, सेम एंट्री। लेकिन चूंकि आपसे कहा था कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ऐसी कितनी डिस्टिंक्ट भर सकते हो, तो सेम एंट्री भरा बट लेकिन डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम दिस। सहमत हो कि नहीं? लेकिन ऊपर मैंने जो भरा उससे अलग हट करके भरा, यानी एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर 2 भरा तो यहां 3, यहां 3, ये दोनों सेम भरे लेकिन इससे अलग भरे, तो एक डिस्टिंक्ट ये और एक डिस्टिंक्ट ये, 2 डिस्टिंक्ट एंट्री हो गई। इसके बाद 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, यहां पर मैंने कैसी एंट्रीज भरी, सेम भरी लेकिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम दीज टू, इनसे अलग भर रहे हैं, तो इसका मतलब 4 4 4, इन तीनों को सेम भरा लेकिन ऊपर वाले 2 से डिफरेंट भरा, तो एक एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 3 डिस्टिंक्ट एंट्री हो गई। और इसी तरीके से इन पर आ जाओ, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, इन पर हमने कैसे भरे, सेम, लेकिन जो ऊपर भर चुके हैं वो नहीं भरेंगे, तो इसका मतलब यहां मैंने भर दिया 5, फिर कितना, 5 5 5, अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं, बस इसी बात को नोट में लिखा गया है कि जब हम इस तरह से मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री की तलाश कर रहे होते हैं इस शर्त के साथ, तो ऐसे में जो एक लाइन होती है उस पर हम सारी एंट्री सेम भरते हैं लेकिन अदर लाइन पर भरी गई एंट्री से उनको डिफरेंट कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? अगली हेडिंग है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, हेडिंग डाल दो
नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक, नाम ही उसका है नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब आदतों से मजबूर हो जाना। ट्रिवियल में हम लोग कहते हैं ना आदतों से मजबूर होने। एक आदमी रोज रोज आपके पास कुछ मांगने आ रहा है, आदत है उसकी मांगने की कि कुछ भी खाना बनाए, और भाई बड़ा महक रहा है हमको भी दो जरा, चाय बनाए बड़ी अच्छी चाय है, अदरक अदरक महक रही है हमको भी दो जरा। वो अपनी आदतों से मजबूर है, वो तो रहेगा रहेगा। मतलब अब तुम कुछ भी खाना वाना बनाओगे तो मान के चलोगे यार उसका भी हिस्सा बना लो, वो तो रहेगा ही रहेगा। एक वो फ्रेंड जो हरदम पार्टी मांगे ना, वो भी तुम दोनों में से जो भी होगा अपना समझ लेना, तो वो होता है ट्रिवियल। ठीक, इसके बाद कोई नहीं मांगता, नॉन ट्रिवियल एंट्री है। ठीक, दूसरा वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली आप ले सकते हो, आपको जो मनाए आप वहां पर वो एंट्री भर सकते हो। तो ऐसे में ये एंट्रीज क्या हो जाती हैं, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। जिनको आप इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर सको वो है नॉन ट्रिवियल, और जिनको आप मजबूरी में सिलेक्ट करो कि उनको तो सिलेक्ट करना ही करना है, वो क्या हो जाएगी आपकी ट्रिवियल हो जाएगी। जैसे अभी इस एग्जांपल में हम देख रहे थे, तो A11 A12 A13 आपकी छोटी ले रहे मैट्रिक्स, A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। यहां पर शर्त लगा दी, आप वो दो एंट्री सेम भरिएगा जिनके लिए रो कॉलम सफिक्स आपस रो कॉलम सफिक्स का जोड़ बराबर हो जाए। तो ये आप जो मर्जी वो भर दो। तो ये आपकी कैसी हुई, नॉन ट्रिवियल। ये एंट्री आपकी कैसी हुई, नॉन ट्रिवियल। आप जो मर्जी वो भर सकते हो, 5 8 10 कुछ भी भर सकते हो, लेकिन अब गौर करना, 2 1 3 2 1 3, हाँ या ना। अब इन दोनों पे आपको जो मर्जी वो भर सकते हो, लेकिन भरा सेम जाएगा। तो ये बताओ अगर भरा सेम जाएगा तो दोनों में से कौन सी एंट्री आप अपने मन से भर सकते हो, कोई भी एक, कोई भी एक। जैसे मैंने इसको अपने मन से भर दिया कि ये कितनी है 8, तो ये इंडिपेंडेंटली टेकन है, तो ये क्या हो गई, नॉन ट्रिवियल। लेकिन इसकी मजबूरी है, ये इसको देख करके भरा जाएगा, वहां 8 तो यहां भी कितना 8, तो ये कैसी हो जाएगी, ट्रिवियल हो जाएगी। इन तीन में से केवल एक ही नॉन ट्रिवियल होगी, बाकी दो क्या हो जाएंगी, ट्रिवियल हो जाएंगी। क्लियर हुआ। तो हर वो एंट्री जो इंडिपेंडेंटली ली जा सकती है भरने के लिए उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, और जो मजबूरी में चुनी जाती है उसको बोलते हैं ट्रिवियल एंट्रीज। लिखना, बोले, if a matrix is defined over any field, if a matrix, if a matrix is defined, if a matrix is defined over any field, if a matrix is defined over any field, then entries in matrix which are independently taken, which are independently taken, जो स्वतंत्र रूप से ली जाती हैं, टेकन, आर नोन एज जानी जाती हैं, आर नोन एज नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नोन एज नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। उनको हम नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। हो गया सबका, चलो अगले पर आते हैं। ये बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनी एंट्री नॉन ट्रिवियल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनी एंट्री नॉन ट्रिवियल है, प्रॉब्लम, नंबर ऑफ फाइंड number of
फाइंड नंबर ऑफ non-trivial entries in an 3x3 identity matrix. 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में टोटल कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं? 0। कुछ मन से नहीं सिलेक्ट कर सकते, मजबूरी है। डायगोनल पर क्या भरना है? 1, मजबूरी है। ऑफ डायगोनल क्या भरना है? 0, मजबूरी है। नो एंट्रीज आर नॉन ट्रिवियल। ठीक, स्केलर में अगर n क्रॉस n की है 1, एक एंट्री आपकी नॉन ट्रिवियल है। आप डायगोनल पर कुछ भी भर सकते हो, तो एक और डायगोनल का एक ही प्लेस आप अपनी मर्जी से भर सकते हो, बाकी तो आपको मजबूरी में भरना पड़ेगा। इसका तो एक तो प्लेस अपनी मर्जी से नहीं भर सकते। है ये डायगोनल, सोचना, है ये डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नो एनी एंट्री कैन बी टेकन इंडिपेंडेंटली, कुछ भी नहीं लिया जा सकता। लिख देना इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, in an identity matrix no element can be taken independently. In an identity matrix no element can be taken independently. So number of trivial entries is equal to 0. So number of non-trivial entries, so number of non-trivial entries is equal to 0. So number of non-trivial entries is equal to 0. ये शब्द बड़ा मायने रखता है, इंडिपेंडेंटली, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी शब्द ना इस्तेमाल करें, हम एक शब्द इस्तेमाल करें डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करें? डायगोनल। तो ये डायगोनल है, हाँ या ना? तब इसमें कितने होंगे? n, हाँ या ना? इसमें टोटल कितने होंगे? n। इसमें 1 होगा। किसमें? प्लेसेस की बात करोगे, इंडिपेंडेंट प्लेसेस किसी डायगोनल में, तो 3 होंगे। इसमें कतई नहीं कर सकते, इसमें तो आपकी मजबूरी है। स्केलर की अगर बात करोगे तो एक प्लेस होगा। अगर हम इसी का नाम कर दें कि ये कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर तो एक आप डायगोनल पर चाहे 1 भरो, चाहे 2 भरो, चाहे 3 भरो, चाहे 4 भरो, चाहे 5 भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केलर में डायगोनल पर कौन होता है? के होता है। तो आप एक अपनी मर्जी से चुनोगे, बाकी तो आप कुछ भी भर सकते हो। तो एक प्लेस आपका कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। एक एंट्री आपकी कैसी होगी? नॉन ट्रिवियल। बाकी आपकी कैसी होगी? ट्रिवियल। ये मजबूरी है आपकी, ये मजबूरी है। क्लियर हुआ? चलो प्रॉब्लम लिखते हैं फिर से। प्रॉब्लम लिखना, राइट डाउन द सेट कैपिटल एस। प्रॉब्लम है राइट डाउन द सेट कैपिटल एस, the set capital S which has all the matrices, which has all the matrices, all the matrices, which has all the matrices of order 3, of order 3 over field F, over field F, which satisfy APQ is equal to ARS whenever
P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस S। इसी में हम नॉन ट्रिवियल एंट्रीज अभी गिन लेंगे। कह रहे हैं राइट डाउन द सेट कैपिटल S विच हैज ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। आप उन सारी की सारी 3/3 की मैट्रिसेस को इकट्ठा करो जो फील्ड F पर डिफाइंड है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कि A P Q और A R S बराबर होंगे जब जब रो और कॉलम सफिक्स का जोड़ एलिमेंट के लिए क्या बैठेगा, बराबर बैठेगा। सॉल्यूशन देखना, कैपिटल S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस। कौन सी? A11, A12, A13। फिर कितना हुआ? A21, A22, A23। फिर A31, A32, A33। सच दैट कैसे हैं ये कि A I J बिलोंग टू द फील्ड F एंड A P Q बराबर A R S व्हेन जब कभी P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S हो। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो एक्चुअल में कौन हुआ? दिस इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द टाइप, दिमाग दौड़ाना, 1 + 1 2 और उसके जैसा कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर भर देते हैं x1। सहमत हो कि नहीं? x1। अच्छा, 1 + 2 2 + 1 2 1 3 2 1 3, इन दोनों जगह पर आपको सेम भरना पड़ेगा। तो अगर मैंने किसी एक प्लेस पर यहां x2 ले लिया तो मेरी मजबूरी है यहां पर मुझको क्या लेना पड़ेगा, x2। अब मजबूरी के नीचे ऐसे लाइन खींच दे। सहमत हो कि नहीं? इंडिपेंडेंटली जिसको ले रहे हैं उसको खुला छोड़ दो और बाकी वाले के नीचे एक लाइन ट्रेस कर दे रहे हैं। अब 3 1 4 2 2 4 3 1 4, इसमें से आप इसको अपने मन से ले सकते हो लेकिन ये दोनों बराबर रहेगा क्योंकि सबको बराबर आना है। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, x3। तो मजबूरी है यहां क्या लेंगे, x3, और मजबूरी है यहां क्या लेंगे, x3। मजबूरी में आए। अच्छा, फिर आना इसके बाद 3 2 5 3 2 5, तो यहां पर ले लिया x4, तो यहां मजबूरी में क्या लेंगे, x, और लास्ट में बचा 3 3 6, तो यहां पर क्या कर दिया, x5। सच दैट ऑल xi बिलोंग टू द फील्ड F। अब ये बताओ कितनी एंट्री आपने इंडिपेंडेंटली ली है, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5, और ट्रिवियल सामने मौजूद है। क्लियर हुआ? ऐसे बना लो। कंप्लीट करो इसको। नीचे लिख देना हियर, इसी के नीचे लिख दो हियर टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, हियर टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज is equal to 5. Here total number of non-trivial entries is equal to 5. Total number of non-trivial entries is equal to 5. एक्सप्लेनेशन जिस दिन किसी को बताना होगा उसको सिंपल सी एक लैंग्वेज में बताना, ठीक? ऐसे रफली में देख लेना, लिखना मत, चाहे मन हो तो लिखना, मन हो तो ना लिखना। एक्सप्लेनेशन, ठीक? A11 इंडिपेंडेंटली, बस शॉर्ट में, उसको आप जो मन कहे वो आप भर सकते हो क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद देखना फिर 1 + 2 इज इक्वल टू कितना, 2 + 1। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट A12 बराबर बैठना चाहिए A21 के। क्लियर हुआ?
यानी अब A12 ये कैसा लिया जाएगा, इंडिपेंडेंटली। आप A12 अपनी मर्जी से भर दो, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, आपको A21 को वही भरना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से इन पर आ जाना, ये 1 + 3 बराबर बैठा किसके, बराबर हुआ 2 + 2, 2 + 2, और ये बराबर हुआ किसके, 3 + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, A13 बराबर बैठेगा किसके, A22, और बराबर बैठेगा ये किसके, A31, A31। और इसका मतलब हुआ कि A13 हम कैसा ले लें, इंडिपेंडेंटली, A13 इंडिपेंडेंट। अच्छा मैंने इधर से लिया हुआ है, हाँ या ना? तो अब A13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसको हम यहां दिखा रहे हैं कि डिपेंडेंट होकर के लिया जा रहा है, तो हम यहां इस तरीके से चल रहे हैं, जबकि यहां हम कैसे भर रहे हैं, नीचे की तरफ से भर रहे हैं। क्लियर हुआ? वो कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं होगी? ठीक, A13 इंडिपेंडेंटली, और सिमिलरली फॉर अदर एक्सेट्रा, इसी तरीके से बाकी भी भरे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपके पास नॉन ट्रिवियल एंट्री की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई, और ट्रिवियल कितने हो गए, 4 हो गए। चले आगे। चलो भैया, अब हेडिंग डाल दो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, या सम ऑफ मैट्रिसेस, सम ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का जोड़। जोड़ेंगे तो बाद में, पहले तो जोड़ने के लिए उपयुक्त हो। ठीक, दो लोगों को एक साथ लाया जा रहा है, दो लोग, दो मैट्रिक्स है, कैपिटल ए कैपिटल बी, दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लाया जा रहा है कि हम इनको जोड़ सकें, लेकिन जब तक वो एक बिरादरी की नहीं होंगी तब तक आप उनको जोड़ भी नहीं सकते हो। तो इसका मतलब साफ सुथरी बात है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, दो मैट्रिक्स जोड़े जाने के लिए उपयुक्त होंगे इफ दे हैव अ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर आपस में कैसा होगा, बराबर। अगर एक मैट्रिक्स m/n की है तो जुड़ेगी भी किसमें, m/n में ही जुड़ेगी, किसी और में जुड़ने वाली नहीं। ये तो हो गई बात जोड़ने की। अब जोड़ कैसे आएगा इसका, तो सीधी सी बात है, करस्पॉन्डिंग प्लेस पे बैठे हुए एलिमेंट को दूसरी तरफ करस्पॉन्डिंग प्लेस पर ही जोड़ा जाएगा। यानी अगर आपने एलिमेंट उठाया ith रो jth कॉलम का, तो दूसरी मैट्रिक्स के जिस एलिमेंट पर जुड़ेगा वो भी कौन होगा, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, सेम टू सेम पे ही जुड़ेगा। लिखना इसमें, बोले टू मैट्रिसेस आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन, टू मैट्रिसेस आर कंफॉर्मेबल, टू मैट्रिसेस, ये हम ऑन किए थे कि भूल गए थे, ऑन है। टू मैट्रिसेस आर कंफॉर्मेबल टू मैट्रिसेस आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन, जोड़े जाने के लिए उपयुक्त होंगी, फॉर एडिशन, इफ दे आर ऑफ, if they are of same order, if they are of same order। ठीक, एक बात, अच्छा जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा तो जो नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी वो भी सेम ऑर्डर की ही होगी। तो आगे लिख देना, एंड देयर सम, एंड देयर सम, और इनका जो जोड़ होगा, देयर सम इज अगेन a matrix, is again a matrix of same order, is again a matrix of same order। ठीक, obtained by, कॉमा करके लिखना, obtained by जो कि प्राप्त होती है, obtained by adding जोड़ने पर, obtained by adding their corresponding element, their corresponding एलिमेंट्स जो कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने पर प्राप्त होती है, करस्पॉन्डिंग यानी अनुरूप एलिमेंट्स को जोड़ने पर। ठीक, लिखना, इफ, यदि
कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n की। दूसरी तरफ मैट्रिक्स लेते हैं, कैपिटल बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n। दोनों ही मैट्रिक्स हमने कितने क्रॉस कितने के लिए है, m क्रॉस n की है, तो इनका जो जोड़ होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी। then capital C, a new matrix which is the sum of A and B is equal to matrix C I J, और ऑर्डर होगा m क्रॉस n का। जहां पर C I J कौन होगा, where C I J is nothing, it is the sum of I through jth column element of capital A with I through jth column element of capital B। और ये बात किसी एक दो के लिए नहीं, बल्कि फॉर ऑल I कॉमा जे के लिए है, हर एक रो हर एक कॉलम के लिए ये बात है। चले लिखा जाए। प्रॉब्लम लिखना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी और सी की किन वैल्यू के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए बी और सी की किस वैल्यू के लिए होगा कि मैट्रिक्स ए और बी का सम सी के बराबर होगा। अब ए और बी आपको दिया जा रहा है, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी जा रही है 1 3 a 2 b 4 3 2 c a, और आपको b दिया जा रहा है, b इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा है 3 2 1 4 2 2 3 2 5 3 2 5। या एक काम कर देना 3 2 5 ना करें, इसको कुछ ऐसा कर दें, ठीक है सी लिख देते, सब सही रहने दो, ठीक है। और कैपिटल सी इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा है, कैपिटल सी इज इक्वल टू ये रहा, ए बी सी की किस वैल्यू के लिए इन दोनों मैट्रिक्स का सम सी के बराबर होगा। हाँ, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं, चेक कर लो, रीजन रीजन रीजन। हाँ, एक इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंस है, एक इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए नो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी मेक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कोई भी वैल्यू ये बना नहीं सकती। अगर हम इनको जोड़ना चालू करें तो 3 1 ये 3 1 4, इन दोनों का जोड़ कंसिस्टेंट, 3 2 5, जबकि यहां कितना दिया है 3 और 2 6, बस यही गड़बड़ होगा। और इसको ऐसे घेरा मार करके बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, ये तर्कसंगत बात ही नहीं है। 3 और 2 का जोड़ 5 है और आपने कितना लिखा है 6, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब यही मामला गड़बड़ है तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये भी बराबर होता तो निकालना पड़ जाता, तब निकालना पड़ता। तब हम लोग कैसे करते, मान लो ये बराबर हो जाता है, मान लो तो कितना तब निकाल पाते, a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2, तो a इज इक्वल टू कितना आता, हाँ सॉरी नहीं 1 आता, सही है ना।
ये इतना आता, और ऐसे ही क्या बाकी का भी निकल जाता कि ना निकल जाता, लेकिन गड़बड़ी ये है हमको निकालना ही नहीं है, एक ही चीज गड़बड़ा गई। क्लियर हुआ? लिखना हियर बी सी दैट, हियर बी सी दैट किस प्लेस पर था ये, A12 प्लस B21 इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू कितना, कितना, अच्छा हाँ सॉरी उल्टी जगह जोड़ ही रहे हैं, B12 डज नॉट इक्वल टू C12, वो कभी भी C12 के बराबर नहीं आ सकता, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। हो गया? सो नो वैल्यू ऑफ ABC कैन मेक, so no value of ABC, so no value of small a small b small c can make a plus b is equal to c, so no value of small a small b small c can make a plus b is equal to c, कोई भी वैल्यू इसको बना नहीं सकती है। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टीज, यहां से बारी आती है प्रॉपर्टीज की। मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन लिखना प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज इसमें लिखना सबसे पहला a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये याद रखना। कुछ चीजें ना नहीं लिख रहे हैं उसको ऐसे अंडरस्टूड रखना, जब हम ये सारी बातें लिख रहे हैं तो हम सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम मान रहे हैं, ठीक। हम ये अलग से नहीं लिख रहे हैं कि ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इतना अंडरस्टूड है, ठीक। जगह बचा रहे हैं बस इतनी, अपनी नहीं तुम्हारी, हमारा तो बोर्ड है मिटा देंगे। दूसरा ना, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, और आपके पास दुनिया में एक तो नल मैट्रिक्स होती है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ऐड की जाती है तो रिजल्ट में मैट्रिक्स खुद आती है, दिस इज इक्वल टू नल प्लस, चाहे वो लेफ्ट से जोड़ी जाए और चाहे राइट से जोड़ी जाए, ठीक। फिर बारी आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज बैठी हुई अगर सबका साइन बदल दिया जाए तो जो तैयार होगी वो पुरानी वाली मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। इनवर्स नहीं कह सकते, एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं, हाँ एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं लेकिन इनवर्स नहीं कह सकते हैं। लिखना हेडिंग डाल दो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसीलिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जब हम कहते हैं ना तो दिमाग में ग्रुप चल रहा होता है या दिमाग में वेक्टर स्पेस चल रहा है, कोई ना कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर चल रहा होता है, या हम कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या तो मैट्रिक्स के परिवार में ही पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स की वजह से ही एक दूसरा, मतलब मैट्रिक्स कौन है, मैट्रिक्स कौन, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रो एंड कॉलम, तो हम एक अरेंजमेंट की वजह से दूसरा अरेंजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बस इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, ना कि किसी साइन से बता रहे हैं, ठीक, ना किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के टर्म में बता रहे हैं। ग्रुप की दुनिया होती तो हाँ हम कहते, तब हम एडिटिव इनवर्स भी ना बोलते, हम केवल बोलते इनवर्स, सामने वाला खुद सोचता भैया पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का होता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद ही समझता, लेकिन यहाँ चूंकि ऐसा कुछ नहीं इसलिए यहाँ हम एक नया नाम देंगे, वो होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डाल दो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें लिखना इफ, यदि मैट्रिक्स आपको दी जाए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, ठीक, देन नेगेटिव ऑफ कैपिटल ए, देन नेगेटिव ऑफ कैपिटल ए इज, तब इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा वो होगा माइनस है, एंड दिस इज इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस ए आई जे, ठीक, कितने का, एम क्रॉस एन का।
ये होता है किसी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हम इस बात को नोट में लिखा देते हैं कि मैट्रिक्स का कलेक्शन अबेलियन ग्रुप को बनाता है, किस किस फील्ड पर बनाता है वो फील्ड लिखा दे रहे हैं। क्लियर हुआ? नोट लिखो, रिमार्क लिख दो, बोले रिमार्क लिखना। कलेक्शन ऑफ, रिमार्क में लिख दो, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, collection of all matrices, collection of all matrices of order m cross n, collection of all matrices of order m cross n over कैपिटल C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड, कैपिटल R यानी रियल नंबर फील्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर कितना बोले थे, m बाई n का, यही बोले थे ना, m बाई n ओवर कैपिटल C और कैपिटल R और और लगाते चलना, और रेशनल नंबर फील्ड कैपिटल Q, रेशनल फील्ड कैपिटल Q, और अथवा इंटीजर का कलेक्शन तो फील्ड बनाता नहीं है, आया ना, तो और एक बनती है ये ZP, ठीक, चाहे कॉम्प्लेक्स की फील्ड हो, चाहे रियल की फील्ड हो, चाहे रेशनल की फील्ड हो, और चाहे बोलो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो P, कलेक्शन ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो P। क्लियर हुआ? ठीक, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप with respect to, form an abelian group with respect to addition, with respect to addition। अच्छा, हम एडिशन का मतलब जनरली बोल रहे हैं, ये एडिशन मॉडुलो P भी हो सकता है, जिस दिन ZP होगा उस दिन एडिशन मॉडुलो P होगा, तो हम एडिशन जनरली बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक, लेकिन does not form a group, does not form a group, हम जो बात बोलेंगे बताना ये बात सही है कि गलत है, but does not form a group over Q complement, does not form a group over Q complement, इरेशनल की दुनिया पर नहीं बनाएगा। सही बात या गलत बात? क्या फेल करेगा? क्लोजर, सारी एंट्री भर दो, √2 इसका नेगेटिव ले लो, -√2 और जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 0 0 0, रेशनल का। क्लियर हुआ? बट डज नॉट फॉर्म ओवर Q कॉम्प्लीमेंट, लेकिन Q कॉम्प्लीमेंट पर ये कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। नोट कर दो। ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कैपिटल A आपको दिया गया है 3 2 प्लस आयोटा 5 2 6 माइनस 5 आयोटा, ये दिया गया है। देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -A इज इक्वल टू, भैया सबका साइन चेंज कर दो बस खाली, +3 का कितना, -3, +2 प्लस आयोटा का कितना, -2 माइनस आयोटा, इसका कितना, -5, यहाँ कितना, -2, इधर कितना, -6, इधर +5 आयोटा। किसी दी गई मैट्रिक्स का ये नेगेटिव है। हो गया? अब हेडिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स multiplication of a matrix by scalar, by scalar। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई, पता है जब आप मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करते हो तो आप किसी व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, और व्यवस्था में परिवर्तन तब है जब व्यवस्था पूरी तरह से एक बराबर बदले। यानी जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जितनी पोजीशन है
हर पोजीशन पर उस नंबर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको मैट्रिक्स दी गई है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, और आप उसमें किसी स्केलर के का मल्टीप्लाई करते हो, तो जितनी एंट्री भरी गई हैं सब पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के का हो जाएगा। लिखना इसी बात, इफ के बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, लिखना इफ के बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, ठीक, एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे कितने की, एम क्रॉस एन की, देन तब ऐसे केस में देन के इंटू ए जो आपका होगा वो कुछ नहीं होगा, जितनी एंट्री है सब पर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन का, ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। तुरंत एक एग्जांपल यहां पर लगा दो, एग्जांपल टेक कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 2 5 आयोटा 6 2 आयोटा, देन अच्छा फील्ड हम इसलिए सी ले लिए ना क्योंकि सबसे बड़ी है, आप रियल भी चुन सकते हो, ठीक, आप इरेशनल रेशनल कुछ भी चुन सकते हो, देन 2 आयोटा इंटू ए इज इक्वल टू, चलो सब जगह पर 2 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 आयोटा, इसके बाद फिर 2 दूनी 4, 4 आयोटा, 5 दूनी 10, 10 आयोटा, फिर 2 आयोटा स्क्वायर कितना, -1, यानी ये होगा -2, 6 दूनी 12, 12 आयोटा, इसके बाद 2 दूनी 4 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस, हो गया, फिर नोट लगाना, नोट में लिखना, सबसे पहला नोट, नोट पहला लिखना K1, अगर K1 और K2 दोनों स्केलर है, K1 प्लस K2 इंटू कैपिटल A इज इक्वल टू, सिंपल, मैट्रिक्स का कलेक्शन वेक्टर कहलाता है। अगर वेक्टर स्पेस की बात करें, पढ़े हुए तो बोल सकते हैं, मैट्रिक्स का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाता है, मतलब जैसा भी शर्तें लगाई जाए बनाता है। K1 K2 स्केलर है तो हम जानते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो छोड़ो, हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि K1 प्लस K2 अगर A पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर बराबर होता है K1A और प्लस K2 A के, मतलब चाहे मैट्रिक्स को पहले K1 टाइम्स कर लो और मैट्रिक्स को K2 टाइम्स कर लो, आए हुए दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, चाहे K1 K2 पहले निकाल लो, उसको उठा के पूरे मैट्रिक्स पर ऐड कर दो, रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, वो बराबर बैठेगा। पहला ये हुआ। दूसरा लिखना, सेकंड, चाहे तो पहले K1 और K2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आए हुए नंबर को मैट्रिक्स कैपिटल ए पर मल्टीप्लाई करो, और चाहे पहले मैट्रिक्स कैपिटल ए को K2 टाइम्स कर लो और आए हुए रिजल्ट को K1 टाइम्स कर लो, तब भी ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर हुआ। और इसी तरीके से तीसरा, चाहे तो स्केलर को a प्लस बी पर सीधे ऑपरेट करा दो, और चाहे तो पहले स्केलर को a पर मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर को b पर मल्टीप्लाई कर लो, आई हुई मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो, रिजल्ट बदलेगा नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। हो गया। हेडिंग डाल दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बात फिर वही आई,
उपयुक्त कब होगी मल्टीप्लाई होने के लिए? दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के लिए। अच्छा पता है हम लोग ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की। एक बार और तुम लोगों को बताया, तुम लोग भूल गए शायद, लेकिन वो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। याद आया? किसी को नाम याद आ रहा है? बताए हुए थे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और हम बताए थे और हम कहे हुए थे, बस इसको अपने तक जानना और बाकी ये सारी बातें ऊपर पढ़ी जाती हैं, यहाँ के लिए ये कोई जरूरत नहीं है इसकी। और हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमको ट्रेस पढ़ाते वक्त ये बात बताए थे, जब हम तुमको मैट्रिक्स का ट्रेस बता रहे थे तब। ट्रेस में हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन रखे तो ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी बी ए सी ए बी। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन, हम कह ट्रेस में मैट्रिक्स का आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ही जगह पर हो सकता है। तुम लोगों को हम एक क्रॉनिकर प्रोडक्ट बताए थे, क्रॉनिकर डेल्टा के नाम पे। क्रॉनिकर प्रोडक्ट एक बताया था, भूल गए, बीएससी में ही बता दिए थे ना। क्रॉनिकर प्रोडक्ट में होता है, वहां होता है ऑर्डर, ऑर्डर मायने नहीं रखता, लेकिन वो स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है भाई। जब आप ऐसी कोई चीज अपने मन से डिफाइंड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने डिफाइंड किया है ना, तो आपने डिफाइंड किया हो गया। लेकिन परिपाटी जो चलती आ रही है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें यही है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले उनको उपयुक्त होना पड़ेगा। उपयुक्त होने की कंडीशन एक ही है कि पहली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में रो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये केवल और केवल उसके लिए जो हम ज्यादा से ज्यादा जिन पर काम करते हैं, जो हमारा नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होता है उनके लिए। क्रॉनिकर वाले में ऐसी कंडीशन नहीं होती, उधर आप कोई भी ऑर्डर को उठा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर सिखा देंगे, जब ट्रेस व्रेस पढ़ा रहे होंगे, इसी में तो ट्रेस आएगा, जब वो पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर क्रॉनिकर प्रोडक्ट सिखा देंगे। जानना जरूरी है ना। आदमी एक झटके में कह दे कि नहीं नहीं कर सकते, उसने थोड़ी कहा कि स्पेशल मल्टीप्लिकेशन या फिर पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन, नहीं कहा। उसने खाली कहा क्या ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर की ना हो वो भी प्रोडक्ट हो जाए? जवाब में हाँ हो सकता है, बस आप प्रोडक्ट कौन सा कीजिए, क्रॉनिकर प्रोडक्ट कीजिए, हो जाएगा। लिखना, लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं, यहां वही लिखेंगे, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए is conformable a matrix capital A is conformable for being एक सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं प्री मल्टीप्लिकेशन और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। आप यूं नहीं लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता। तो हम एक मैट्रिक्स बी में किसी मैट्रिक्स ए को प्री मल्टीप्लाई, यानी पहले हम किसको ला रहे हैं, ए को, बाद में कौन रखा जा रहा है, बी। तो प्री मल्टीप्लिकेशन में पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए। पोस्ट का होगा, अगर कैपिटल ए को आप पोस्ट में रखोगे तो बी का कॉलम ए की रो से मैच होना चाहिए। ठीक, इसी सेंटेंस को इस्तेमाल करें, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कंफॉर्मेबल फॉर बीइंग प्री मल्टीप्लाइड with matrix capital B, with matrix capital B if यदि if number of columns in capital A is equal to number of rows in capital B। यानी इफ, यदि कैपिटल ए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं एम क्रॉस एन, पहली मैट्रिक्स हो गई ए आई जे एम क्रॉस एन। दूसरी मैट्रिक्स इसी तरीके से ले लो, कैपिटल बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अच्छा अब ख्याल रखना, पहली मैट्रिक्स में जितना कॉलम है दूसरे में उतनी ही रो होगी, तो कैपिटल बी हम ले रहे हैं एम क्रॉस एन, तो एन क्रॉस पी। अब एक चीज फिर गौर करना, इसका कॉलम की संख्या कितनी थी, एन, सफिक्स कौन था, जे। इसमें रो की संख्या कितनी है, एन, सफिक्स क्या रखेंगे, जे। तो इसका मतलब बी जे
और कॉलम सफिक्स क्या मान लिया, पहली मैट्रिक्स है कैपिटल ए आई जे, दूसरी है कैपिटल बी बी जे के। देन अब इनका प्रोडक्ट देख लो, देन सी ए, सी ए कह रहे हैं, देन कैपिटल सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक नई मैट्रिक्स कैपिटल सी होगी, जो एक्चुअल में कौन होगी, ये होगी दिस इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स सी। आप गौर करना, कॉलम सफिक्स जे, कॉलम सफिक्स जे, दो बार डमी, हटाओ इसको, बचा कौन, आई और के, तो सी आई के, और ऑर्डर कितने का है, एम क्रॉस पी। अब सवाल उठा सी आई के है कौन, तो सी आई के लिख देते हैं, नोट करो, तो सी आई के लिख दो, लिखना वेयर सी आई के, वेयर सी आई के इज इक्वल टू, बताएं क्या है, समेशन ए आई जे इंटू बी जे के, समेशन ए आई जे इंटू बी जे के, और जहां पर समेशन रन करेगा ओवर डमी सफिक्स जे वेरी फ्रॉम 1 टू ए आई जे बी जे के, इसी पर इसको रूट ना। और आगे जाएंगे ना तो कल की क्लास चली जाएगी मेरी ना, तो मेरे को चालू